हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। दोस्तों, इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेंस का जी एस पेपर वन का इंडियन सोसाइटी का सिलेबस। तो हम इंडियन सोसाइटी के, या आप सोशोलॉजी कह लो उसको, जो मेंस में जितने भी टॉपिक्स गिवन हैं हर एक वर्ड के ऊपर हम लोग अपनी कंटेंट प्रिपरेशन करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, जिसकी स्टेटमेंट्स या जिसकी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आपको प्रीलिम्स के अंदर भी स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने में मदद करेगा। बिकॉज मेंस का अब काफ़ी ज़्यादा जो सिलेबस होता है वो प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं स्टेटमेंट की फॉर्म में देखने को मिलता है। ऐसा ट्रेंड पिछले 5 सालों से देखा जा रहा है यूपीएससी के अंदर। तो यूपीएससी का एक साफ इशारा ये है कि प्रीलिम्स में बैठने से पहले हर एक स्टूडेंट अपना मेंस का सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करके लर्न करके बैठे, तो प्रीलिम्स क्लियर होने के ज़्यादा अच्छे चांसेस आपके हो जाएंगे। और आपको जो एनालिटिकल स्टेटमेंट्स अगर प्रीलिम्स के अंदर आती हैं तो वो उन लोगों के लिए एक कंफ्यूजिंग एलिमेंट बन जाता है जिन लोगों की मेंस की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो रखी होती है। तो एक तो डायरेक्ट फ़ायदा इससे आपको प्रीलिम्स की स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने में, उसको समझने में, उसकी एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करने में मिलेगा। और प्लस मेंस तो हमारा मेन जो है वो फील्ड है ही, क्योंकि प्रीलिम्स तो जस्ट एक दरवाज़ा है जिससे आप मेंस तक पहुंचते हो, लेकिन एक्चुअल में जो सिलेक्शन होगा, क्या आपको डिज़ायर्ड सर्विस मिलेगी, रैंक मिलेगी, वो मार्क्स के बेसिस पर होगा। और मार्क्स जुड़ना शुरू होते हैं मेंस की स्टेज से। ठीक है, तो अगर हम एक बार के लिए पहले ज़रा नज़र मारें अपने जनरल स्टडीज़ मेंस के पेपर वन के सिलेबस पर, तो उसमें हमें कुछ बातें दे रखी हैं। ब्रॉड हेडिंग्स तो देखो दोस्तों ये होती है: इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड और सोसाइटी। ये 4-5 चीज़ें गिवन है। 5 आप ऐसे कह सकते हो कि ये इंडियन हेरिटेज और कल्चर जो है थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है, या आर्ट एंड कल्चर को आप अलग करके रीड कर सकते हो। कुल मिलाकर 4 एलिमेंट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं जीएस पेपर वन के अंदर ब्रॉडली। अगर हम डायरेक्टली पहले जंप करें इंडियन सोसाइटी के सिलेबस की तरफ, तो हमें ये पॉइंट देखने को मिलता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस यहाँ तक होता है, इंडियन सोसाइटी का सिलेबस शुरू होता है यहाँ से। तो इंडियन सोसाइटी या सोशियोलॉजी के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी हैं: सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। दूसरा, रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। अगर आप ये देखो तो किसी भी देखने वाले पर्सन को लगेगा कि जीएस पेपर वन में इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड 4 टॉपिक्स हमें गिवन है, जबकि ऐसा नहीं है। इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जब आप इसकी बात करते हो सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये आपका है पहला टॉपिक। डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया दूसरा टॉपिक, रोल ऑफ विमेन तीसरा टॉपिक, रोल ऑफ विमेन ऑर्गेनाइजेशंस चौथा टॉपिक, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज पांचवा टॉपिक, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। पॉवर्टी अलग चीज़ है, डेवलपमेंटल इश्यूज अलग चीज़ है। तो छठा और सातवां टॉपिक, अर्बनाइजेशन, उनकी प्रॉब्लम और उनकी रेमेडीज, ये 8th टॉपिक। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन सोसाइटी 9th टॉपिक, सोशल एम्पावरमेंट 10th टॉपिक, कम्युनलिज्म 11th, रीजनलिज्म 12th, सेकुलरिज्म 13। 13 टॉपिक्स हैं जीएस पेपर वन में। देयर आर 13 टॉपिक्स विच नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड
फॉर इंडियन सोसाइटी, या फिर आप उसको सोशियोलॉजी कह लो, जो मर्जी कह लो। इन सब के ऊपर मैं आपको अच्छा स्टैटिक कंटेंट डिलीवर करूंगा फाउंडेशन कोर्स के अंदर, अच्छे मटेरियल से। और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इन टॉपिक्स को लेकर, वो ऐसी हो जाएगी कि अगर आप इन 13 टॉपिक्स को ध्यान से देखो ना, इसका इम्पैक्ट और इसका रेलेवेंस हर जगह पर है, हर जगह पर है। जीएस पेपर 2 में जब आप गवर्नेंस के साथ डील करोगे, उसका इम्पैक्ट वहां पर आएगा। जीएस पेपर 3 में जब आप इंडियन इकोनॉमी के आंसर्स को डील करोगे कुछ कुछ जगह पर, उसका इम्पैक्ट वहां देखने को मिलेगा। जैसे इसको देखो, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इश्यूज इकोनॉमी का टॉपिक है, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज इकोनॉमी का टॉपिक है, अर्बनाइजेशन इकोनॉमी का टॉपिक है। जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस प्लस आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, क्यों, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, प्लस आपको इससे ऐसे राइटिंग में मदद मिलेगी। आपके जो ओपिनियन है वो बहुत ब्रॉड रहेंगे, बहुत डाइवर्सिफाइड रहेंगे। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट इसकी हेल्प जो आपको मिलेगी वो मिलेगी जीएस पेपर 4 में एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के थ्योरी वाले सेक्शन के अंदर। प्लस आप बहुत बेहतरीन तरीके से इंडियन सोसाइटी को जब समझ जाओगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि केस स्टडीज में जब हमें किसी सिचुएशन या डायलेमा में डाला जाता है किसी केस स्टडी में, तो आपको वो प्रॉब्लम को एड्रेस करने से पहले इंडियन सोसाइटी की बातों को दिमाग में रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे डायलेमा में फंसता है कि उसके हिसाब से उसके डिसीजन करेक्ट होते हैं, लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस रीजन में वो ऑपरेट कर रहा होता है, वहां पर कभी कभार उसको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी का भी ख्याल रखना होता है। अदरवाइज उसके दिमाग में जो उसका अच्छा डिसीजन है, उसके तहत वो अपने डिसीजन को एप्लीकेबल बना दे वहां पर अपने जिले में, तो दंगे फसाद हो सकते हैं। ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है, चुनौती होती है। अभी जैसे आपने न्यूज में देखा होगा कुछ टाइम पहले, कुछ लोग भड़क गए और उन्होंने कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर आग लगा दी। अब कलेक्टर कोई दुश्मन थोड़ी ना जनता का, वो तो जनता के लिए ही काम कर रहा था। ये तो चलो एक एग्जाम्पल हो गया कि अभी रिसेंट ऐसी घटना हुई थी। जब भी ऐसा कभी होता है देश में कहीं पर भी, जनता का आक्रोश कलेक्ट्रेट ऑफिस, सीएम ऑफिस के आसपास देखने को मिलता है। चलो हम कलेक्ट्रेट ऑफिस की बात करते हैं। डीएम तो खुद जनता का रखवाला है, जनता का सेवक है, जनता का नौकर है। वो मेल या फीमेल डीएम या कलेक्टर क्यों चाहेंगे कि जनता का कोई भी नुकसान हो? बहुत बार उनके डिसीजंस बिना सोसाइटी के एस्पेक्ट को समझे हुए अप्लाई कर दिए जाते हैं। वो चीज आपको समझनी पड़ती है। आप शहर से पढ़े लिखे एक व्यक्ति हो, आप दिल्ली के डीपीएस के स्कूल में पढ़ने के बाद, यूपीएससी क्लियर करने के बाद, बिहार के किसी गांव में बैठकर, किसी एक जिले में बैठकर आप वहां पर एसडीएम, डीएसपी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गए हो। दिल्ली के शहर की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बिहार के गांव में या जिले में वो चीज अप्लाई करोगे ना, तो आप कितना भी अच्छा दिल से जनता का भला चाहते हो, जनता हमेशा आपके विरोध में ही रहेगी। आपको नेगेटिव पर्सन, सूट बूट वाले सरकार का एक नौकरशाही नौकर ऐसा ही समझेगी आपको। इसलिए इंडियन सोसाइटी को समझना जरूरी होता है। दैट इज वाई ये जो सिलेबस है बहुत चुनकर डाला गया है 13 टॉपिक्स यूपीएससी के द्वारा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, गवर्नेंस और एग्रीकल्चर के जब आपने मेंस के लेक्चर मेरे देखे होंगे, मैंने आपको बताई थी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट। सिलेबस जीएस पेपर 1 से लेकर 4 तक अगर आप देखो ना, वो प्रॉपर एक बंदे को आईएएस बनाने के लिए ही डिजाइन करा गया है। मैं और किसी सर्विस की बात नहीं कर रहा। आईएएस का मतलब मैं सिर्फ आईएएस की बात कर रहा हूं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्योंकि एक जो प्रशासनिक अधिकारी बीइंग आईएएस ऑफिसर से जो एक्सपेक्टेड रहता है, वही जीएस पेपर 1 से लेकर 4 तक सारी चीजें रिफ्लेक्टेड है। जहां पर वो ऑपरेट कर रहा है उसको अपना हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, सोसाइटी, और कल को अगर उसकी इंडिया की डेलीगेशन जाती है, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है इंडिया को, तो आईआर,
गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इंडियन इकोनॉमी को समझना, इंटरनल सिक्योरिटी को समझना, डिजास्टर मैनेजमेंट से डील करना। किसी महिला के पास, बुजुर्ग महिला के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी बुजुर्ग की पेंशन रखी हुई है, ऐसी केस स्टडीज आती हैं आपको जीएस पेपर 4 के अंदर। तो उस टाइम पर डायलेमा क्या है, डिसीजन क्या लिया जा सकता है। अब रूल तो ये कहता है कि बिना डॉक्यूमेंट्स के आप किसी को कैसे पेंशन ग्रांट कर दोगे, या किसी का कैसे आधार कार्ड बना दोगे। कुछ तो उसका बेस होना चाहिए, कल को वो टेररिस्ट निकला या आतंकवादी संगठन के साथ एसोसिएटेड हुआ, और कल को कोई बहुत बड़ी अगर आपकी परमिशन देने की वजह से, आपके ग्रीन फ्लैग देने की वजह से कि आधार कार्ड इसका बना दो, इसकी पेंशन खोल दो, कल को कुछ अगर गलत चीज़ हो गई तो सारा ब्लेम आपको सहन करना पड़ेगा। तो सिलेबस ऐसे ही डिजाइंड है कि एक आईएएस अपने करियर में कैसे डील करेगा वेरियस एस्पेक्ट्स के साथ, चाहे फिर वो इंटरनेशनल डेलीगेशन के साथ डील कर रहा हो, चाहे वो किसी गांव या जिले के अंदर काम कर रहा हो, चाहे वो शहर में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर काम कर रहा हो, चाहे वो यूएन का इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बन के यूएन में सर्व कर रहा हो, चाहे वो कल को एक इंडियन इकोनॉमी के वेरियस टॉपिक्स के साथ डील कर रहा हो, या फिर उसके करियर में वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव अगर इश्यूज आते हैं तो क्या डायलेमास के सामने, और कैसे उन डायलेमा को वो चुनौती, सबसे बड़ी बात है उसको चुनौती मानते हुए और उसके उस सिचुएशन के सामने बॉक डाउन ना करते हुए उसको कैसे डील करता है, करती है। तो सिलेबस कुछ ऐसे ही डिजाइन है, और इंडियन सोसाइटी का सिलेबस भी समझना, जानना, इसको दिल से लगाकर समझना और फिर आंसर को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। इंडियन सोसाइटी की बातों को ध्यान में रखते हुए आपको मेंस के वेरियस चीज़ों के बारे में आंसर करना होता है। हवा में क्योंकि कोई भी बात ऐसी नहीं हो सकती, आपको बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करके रखना होता है, जो कि इंडियन सोसाइटी के कुछ सेलियंट फीचर्स हैं। तो सबसे पहला टॉपिक यही है हमारा, सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। और जब बात आती है सेलियंट फीचर्स की, इंडियन सोसाइटी के जो इतने सारे जो फीचर्स हैं, हमारी सोसाइटी दुनिया की अलग अलग कंट्री से और विभिन्न सोसाइटी से काफ़ी अलग है, बहुत अलग है। ये जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंडियन सोसाइटी के, ठीक है, ये इंडिया के अंदर देते हैं, एक प्रकार से पेश करते हैं इंडिया को एक डाइवर्सिटी, इंडिया को बनाते हैं एक डाइवर्सिफाइड कंट्री, ठीक है। और जहां पर डाइवर्सिटी आती है ना, वहां पर अक्सर दुनिया के अंदर ये देखा गया है कि कन्फ्लिक्ट्स और जो क्लैशेस है वो प्रोमिनेंट है। हल्की सी भी डाइवर्सिटी अगर कहीं पर आती है, मान लो एक, वैसे तो डाइवर्सिटी को कभी परसेंटेज के आंकड़ों से नापा तोला नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी एक नंबर प्रेजेंट करने के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। किसी एक कंट्री या किसी एक सोसाइटी के अंदर 3% से 5% की डाइवर्सिटी आ गई है, अभी तक नहीं थी, इतनी आ गई है। वर्ल्ड की विभिन्न कंट्रीज और दुनिया का इतिहास हमें यह बताता है कि वहां पर क्लैशेस और कन्फ्लिक्ट्स बहुत नॉर्मल है, होंगे ही होंगे। भारत का आंकड़ा एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, अगर आप इस परसेंटेज के मामले में देखो तो भारत के अंदर तो 99.99% डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हमने सब चीज़ों को, सारे एस्पेक्ट्स को एक धागे में पिरोकर रखा हुआ है, और इसलिए हमारे पास यूनिटी इन डाइवर्सिटी का फैक्टर है। ये बना कैसे, भारत की सोसाइटी संभली कैसे हुई है, बात सिर्फ डाइवर्सिटी की भी नहीं है। डाइवर्सिटी के साथ हमने एक चुनौती को ये भी एड्रेस कर रखा है कि भसड़ भी तो इतनी ज़्यादा है। पॉपुलेशन की, जनसंख्या को अगर आप देखो और प्लस उसके अंदर डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट अगर आप मर्ज कर दो, तो क्लैशेस एंड कन्फ्लिक्ट्स या फिर सिविल वॉर होने जैसी सिचुएशन तो बहुत नॉर्मल है। श्रीलंका की बात करो, क्या है डाइवर्सिटी के नाम पर वहां पर, कुछ भी तो नहीं। सिन्हालीस और तमिल्स के बीच में तो क्लैश है, सिर्फ दो मेजर कम्युनिटीज ने पूरे देश का बेड़ा कर करके रखा हुआ है। सिविल वॉर पे सिविल वॉर इतने सालों से चल रही है, आज भी मामला ठंडा नहीं हुआ। कन्फ्लिक्ट इस प्रकार से कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी उसके अंदर घुसे थे इस मुद्दे के अंदर, और लट्टे क्या होता है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम नाम के संगठन ने 16 साल की एक लड़की ने माला लगाकर, माला टांगा, 13-14 साल की लड़की थी, बम से उड़ा दिया था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को। तो जहां पर डाइवर्सिटी बिगड़ती है या फिर किसी भी सोसाइटी के जो सेलियंट फीचर्स हैं वो बिगड़ते हैं, उसका खामियाजा फिर किसी और को भी भुगतना पड़ सकता है। हमारे देश में ये फैक्टर बहुत बार टूटा है, मतलब
टूटने से बचा है, बिखरने से बचा है। एक मोड़ ऐसा भी आया था हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर, जब इन फीचर्स को, इन डाइवर्सिटी वाले फीचर्स को, सेलियंट फीचर्स को संभाल कर रखना, इस धागे में पिरो कर रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो धागा टूटने लगा था और वो माला बिखरने लगी थी। वो दौर था 1980s का। जब मैं आपको बात बताता हूँ रीजनल एस्पिरेशंस की, बड़े सारे देश के अलग अलग राज्य, रीजन्स, देश से अलग होकर आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की जो मर्यादा होती है कि भारत किसी भी नई टेरिटरी को एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन अलग नहीं होने दे सकता, उस मर्यादा को लांघते हुए दे वर डिमांडिंग सेपरेट कंट्रीज। पंजाब से खालिस्तान की डिमांड, नागालैंड से ग्रेटर नागालैंड की डिमांड, नॉर्थ ईस्ट से और भी रीजन्स की डिमांड थी कि सेपरेट कंट्री बना दो। हमने बड़ी मुश्किल से इन सारी चीज़ को बैलेंस आउट करा और दोबारा उस स्टेबिलिटी के रास्ते पर हम लोग पहुंच चुके हैं। इन चीज़ों को संभाल कर रखना इसलिए भी ज़रूरी होता है। आप चलो ठीक है, सेपरेट कंट्री बनाने की डिमांड को तो शांत कर दोगे लोगों की, लेकिन जो लोग डिमांड कर रहे हैं सेपरेट कंट्री बनाने की, या जो इस पिरोई हुई माला से अलग होकर एक सेपरेट धागा बनना चाहते हैं, इस माला को तोड़ना चाहते हैं, तो कुल मिलाकर उनका जो यकीन है डेमोक्रेटिक व्यवस्था से वो उठ चुका है। आप उनको सप्रेस करके देश की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की माला में जबरदस्ती तो रखे रहोगे, लेकिन वो फूल जो है उस माला के साथ खुश नहीं है। हमें इस चीज को भी बैलेंस करना पड़ता है, इस चीज को भी एड्रेस करना पड़ता है कि ऐसे लोगों, ग्रुप्स को, संगठन को हम लोग समझाएं, क्योंकि वो हमारे ही लोग हैं। वो भटके ना, डेमोक्रेटिक सेटअप पर अपना विश्वास ना खोएं, अपने आप को इस देश से या देशवासियों से परे ना माने, अपने आप को भिन्न तरीके से ना देखें, अलग तरीके से ना देखें। अदरवाइज फिर एक सिचुएशन जो बर्थ लेती है देश के अंदर, वो भी एक मिनी आतंकवाद से कम नहीं होती है, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ देशवासी या फिर एक राज्य के अंदर रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है, जैसे नेक्सलिज्म। ये सारी चुनौतियां हमारे देश ने 1947 के इतिहास से लेकर अभी तक देखी हैं। इनको फेस करा है, टैकल करा है, समझाया है, बुझाया है, और शांति व्यवस्था के साथ आज हमारा देश ये अप्स एंड डाउन्स को झेलते हुए दोबारा तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है, बढ़ रहा है। और जब भी देश में ऐसी वारदातें होती हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसी चुनौतियां सामने आती हैं किसी भी देश के सामने, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो डेवलपमेंट होती है, उसकी जो ग्रोथ होती है, वो सफ़र करती है। तो कल को मेंस के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी में आपने ये पढ़ा कि कन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैशेस हो रहे डाइवर्सिटी की वजह से, तो उसका इम्पैक्ट डेवलपमेंटल इशूज़ पर क्या निकल कर आएगा, या फिर डेवलपमेंटल इशू कैसे बन जाएगा ये डाइवर्सिटी के एंगल, या फिर सेलियंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी या फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे चलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं, लेट्स डायरेक्टली हिट द बुल्स आई। इन सब चीज़ों को बिल्कुल बच्चों के लेवल से, बेसिक लेवल से समझते हुए चलते हैं कि अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तो ABCD 1 2 3 4 में आपको उसकी इन सारी चीज़ों की पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ GS पेपर 1 मेंस का सिलेबस का जो पहला टॉपिक है इंडियन सोसाइटी का, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सिलेबस में सिर्फ एक शब्द गिवन है, हम इसके बारे में पूरा का पूरा चिट्ठा पढ़ेंगे, और उसके अंदर फिर कॉमा लगा के क्या वर्ड गिवन था, डाइवर्सिटी इन इंडिया। ये तो इतने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके आपकी जो स्टैटिक नॉलेज है पहले टॉपिक की GS पेपर 1 के अंदर मेंस की इंडियन सोसाइटी का जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं
बेसिक इंट्रोडक्शन की। ठीक है, राइटर आपको शुरू शुरू में ये कह रहा है दोस्तों कि भारत की सोसाइटी की ना एक अलग ही पहचान है, हमारी सोसाइटी की एक अलग ही खुशबू है। वो किस बात के लिए? हमारी सोसाइटी एक ऐसा उदाहरण देती है दुनिया को, भारत की सोसाइटी एक ऐसा उदाहरण देती है दुनिया को जहां पर हमारी सोसाइटी को हम ये कह सकते हैं कि यस, इट इज मल्टी कल्चरल, विभिन्न प्रकार के कल्चरल एलिमेंट्स को एग्जिस्ट करते हैं हमारे देश के अंदर। ठीक है, मल्टी एथनिक है और मल्टी आइडियोलॉजिकल है। बड़ी सारी एथनिसिटीज़ और आइडियोलॉजीज एग्जिस्ट करती है हमारे देश के अंदर। और दोस्तों, मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि अगर आप ये एथनिक की बात कर रहे हो तो एथनिसिटी का मतलब, मैंने जब उपेंद्र सिंह की अभी जो क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था, फिर भी मैं एक बार के लिए रिपीट कर देता हूँ। देखो, एथनिसिटी क्या होता है? एक लार्ज ग्रुप की जब हम लोग बात करते हैं ना दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं एक लार्ज ग्रुप की, ठीक है, और एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल की बेसिकली, जिनके जिनके पास ना एक कॉमनली शेयर्ड कुछ फीचर्स होते हैं। अब वो कॉमनली शेयर्ड फीचर्स क्या है? हो सकता है कि उनका कॉमन कल्चर हो, ठीक है, उनकी कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन हिस्ट्री हो, और सेट ऑफ ट्रेडिशंस हो, रीति रिवाज परंपरा वगैरह हो। तो जब एक ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों की कॉमन मतलब एक कॉमन आइडेंटिटी होती है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, सेट ऑफ ट्रेडिशंस, तो वो अपने आप को मानते हैं कॉमन एथनिक ग्रुप का पार्ट। वो अपने आप को मानते हैं एक कॉमन एथनिसिटी के साथ कनेक्टेड एक ग्रुप। ठीक है, और जब मैंने आपको बताया था बाहर के लोग जब ऐसे देश में चले आते हैं, रहने चले आते हैं, ठीक है, दूसरी कंट्री से लोग आ गए, तो ऐसे लोगों को लगता है कि हमारे बने बनाए सेटअप में ये हमारे बाहर के जो जितने भी लोग आए हैं वो हमारे रिसोर्सेज को और हमारे देश में आके जो जॉब्स को हैं वो जो छीनेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास बड़ी सारी चीज़ों का अभाव हो जाएगा, कमी हो जाएगी, किल्लत हो जाएगी। तो फिर जब दूसरे लोगों को ये देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, ये कॉमन एथनिसिटी के लोग अपने आप को देखते हैं एक फीलिंग के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं वी फीलिंग, और दूसरे लोगों को देखते हैं विद अ फीलिंग नोन एज दे फीलिंग। तो जब सोसाइटी में ये होने लगता है वी फीलिंग वर्सेस दे फीलिंग, तब जाकर शुरू होते हैं किसी भी समाज के अंदर एथनिक क्लैशेस। और इसका सबसे प्रोमिनेंट उदाहरण है हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका। ओरिजिनली श्रीलंका के अंदर, जो श्रीलंका की भूमि है, वहां पर सिन्हालीज अपने आप को समझते हैं कि वो श्रीलंका जो है वो ओरिजिनल उनका लैंड है, वो वहीं के इनहेबिटेंट्स हैं, मूल रूप से वहीं के निवासी हैं, और उनका इतिहास भी जुड़ा हुआ है श्रीलंका से। अब यानी कि वो अपनी एथनिसिटी को एक मान के चल रहे हैं, और उनका जो क्लैश है वो है तमिलियंस के साथ। उनका ये मानना है कि भारत के अंदर तमिलनाडु से ये माइग्रेट कर कर श्रीलंका की तरफ आ गए थे, और ये यहाँ पर आकर जॉब्स पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब दूसरी कम्युनिटी को डेंजर फील होता है कि वो लोग जो है रिसोर्स और जॉब्स के ऊपर कब्जा करेंगे, तो ये जॉब्स पा रहे हैं, रिसोर्सेज जो हैं उसको शेयर कर रहे हैं, फिर इनके साथ हमें पावर भी शेयर करनी पड़ेगी। तो
एक एथनिक कम्युनिटी को बेसिकली दूसरी एथनिक कम्युनिटी से चिढ़ होने लग जाती है, एक जलन की फीलिंग आने लग जाती है कि ये यहाँ के है ही नहीं, जिन चीज़ों का अभाव हमारे लिए पड़ रहा है तो ये क्यों आ रहे हैं बाहर से और इन सब चीज़ों को छीन रहे हैं हमसे। और ये फीलिंग ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे ये ऐसे हो सकती है, जैसा कि मैंने अभी आपको श्रीलंका का एग्जांपल दिया। तो यहाँ पर जो श्रीलंकन्स हैं, जो सिन्हालीज हैं, वो तमिलियंस को आउटसाइडर मान रहे हैं, दूसरे एथनिक ग्रुप का पार्ट मान रहे हैं। ये चीज़ विद इन द कंट्री भी हो सकती है। अगर आप इसका एक एग्जांपल लो, लाइक असम। असम के अंदर क्या हुआ था, 1971 के बांग्लादेश वॉर के बाद लोकल असामीज को जब ये पता लगा कि बांग्लादेशी रेफ्यूजीज जो हैं वो वापस लौट के गए नहीं हैं, उनको आइडेंटिफाई करके वापस भेजा ही नहीं गया है, और वो लोग असम में आके वहाँ के रिसोर्सेज जो हैं उसके ऊपर अपना हक जमा कर बैठे हुए हैं, वहाँ पर कम रेट पर जॉब्स करने को मान जा रहे हैं। वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो उनके लिए एक इलेक्शन आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और वेरियस आईडी डॉक्यूमेंट्स, राशन कार्ड वगैरह बनवा कर दे रहे हैं, ताकि ये बांग्लादेशी रेफ्यूजीज जो हैं वो ऐसे लोकल पॉलिटिशियंस को चुनाव के अंदर फ़ायदा पहुंचवाएं। तो यहाँ पर क्लैशेस देखने को मिलते थे असामीज और बांग्लादेशी रेफ्यूजीज के अंदर। तो जब भी एक एथनिसिटी आपको एक वी फीलिंग का एस्पेक्ट देता है, लेकिन आप बात करो कि आपका जो ग्रुप है, आपका जो एथनिक ग्रुप है, और जब आप उसको किसी और एथनिक ग्रुप से देखने लग जाओ, कि जब आप ये मान के चलो कि ये सामने वाले लोग ऐसे हैं जिनका कल्चर, लैंग्वेज, हिस्ट्री और ट्रेडिशन हमारे साथ शेयर नहीं होता, ये हमसे भिन्न है, ये हमसे अलग हैं, और जब आपके अंदर आ जाती है उनके लिए दे फीलिंग, तब जाकर एथनिक वॉर्स या एथनिक क्लैशेस आपको देखने को मिलते हैं। और वन ऑफ द रीजंस, ये आपको मैं PSIR के परस्पेक्टिव से भी बता रहा हूँ, और क्योंकि सोसाइटी में ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं और GS पेपर 1 के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री और ये सब भी आता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यही एथनिक क्लैशेस अक्सर रीज़न होते हैं जब भी आप दुनिया के अंदर कभी भी ये फिनोमेना देखोगे जिसको हम कहते हैं सिविल वॉर। देखो, 2-3 तरह की वॉर्स होती हैं। सिविल वॉर होता है विद इन द कंट्री, सिविल वॉर होता है विद इन द कंट्री, जब एक देश के लोग ही कुछ कुछ ग्रुप्स जो हैं संगठन वगैरह बनाकर आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे की कम्युनिटी को कंप्लीटली वाइप आउट करना चाहते हैं, वो होता है सिविल वॉर। एक होता है नॉर्मल वॉर, वॉर होता है दो देशों के बीच में, इट इज बिटवीन टू नेशंस जर्नली। और जब विभिन्न देशों के संगठन, ग्रुप्स और पार्ट्स बन जाते हैं, और एक ग्रुप जिसके अंदर बड़ी सारी कंट्रीज आती हैं, कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3, और ये दूसरा ग्रुप, इसके अंदर कंट्री 4, कंट्री 5, कंट्री 6, कंट्री 7, जब इनके बीच में वॉर होता है, ये ग्रुप्स के बीच में, तब हम इसको कहते हैं वर्ल्ड वॉर। तब हम इसको कहते हैं वर्ल्ड वॉर। ठीक है। तो अक्सर सिविल वॉर जब देश के अंदर ही कुछ ग्रुप बन गए हैं, कुछ जुट बन गए हैं, और वो एक दूसरे से ही देशवासी जो है वो भिड़ने में लगे हुए हैं और एक दूसरे को वाइप आउट करने के लिए उन्होंने हथियार उठा लिए हैं। पूरे देश में उन्होंने हाय तौबा मचा रखी है, डेवलपमेंट सफ़र कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सफ़र कर रहा है, देश का प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। उनका मकसद ही यही है कि सामने वाली कम्युनिटी के लोगों को वाइप आउट करके रख देना, मार डालना। ठीक है। और सामने वाली कम्युनिटी भी काउंटर अटैक में यही सोच कर चल रही है, तब वो जाकर होता है सिविल वॉर। उसका जो रूट होता है, उसका जो बैकग्राउंड होता है, वो होता है एथनिक क्लैशेस, या फिर दिमाग के अंदर एथनिसिटी को लेकर ये फीलिंग आना कि वी और दे फीलिंग आना कि ये हमारी एथनिसिटी के लोग हैं और वो दूसरी एथनिसिटी के लोग हैं। और ऐसा अक्सर
एलडीसीज या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलता है। ज़्यादातर चांसेस इसके होते हैं एलडीसीज में, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में, और वैसे डेवलपिंग नेशंस में भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जहां पर डेवलपमेंट नहीं है, जहां पर लोगों के पास या लोगों के जीवन में गरीबी बहुत ज़्यादा है, हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में लोग जो हैं फंसे हुए हैं, थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत वाली फीलिंग है यहाँ पर। तो जब उनको ये लगेगा हमारे लिए ही रिसोर्सेज पूरे नहीं पड़ते हैं, जॉब्स हमारे लिए ही नहीं है, आउटसाइडर्स आकर हमारी जॉब जो है वो ले रहे हैं, और वो भी ऐसे लोग जिनका कल्चर, लैंग्वेज, उनका इतिहास, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनके ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, परंपरा, फेस्टिवल्स कुछ भी हमसे मैच नहीं करता है, तो ऑब्वियस ही बात है क्लैशेस होना, कन्फ्लिक्ट्स होना फिर आम बात हो जाती है ऐसे देशों के अंदर। ठीक है, अब जब इतनी सारी मल्टीपल एस्पेक्ट की डायमेंशंस हमारे देश में हैं, लाइक कल्चर इतने सारे, एथनिसिटीज इतनी सारी, आइडियोलॉजीज इतनी सारी, तो ये जितनी भी चीज़ें अलग अलग करके, अलग अलग होते हुए भी एक कॉमन धागे में पिरोई हुई है हमारी सोसाइटी में, जिससे कॉमन माला बन रखी है। उस माला का नाम है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। और ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो रखी हैं। कंस्ट्रक्ट होने का वैसे बेसिकली मतलब होता है, कंस्ट्रक्ट होने का मतलब आप तो समझते हो कि कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट होना, बनना। वैसे कंस्ट्रक्ट होने का मतलब होता है, यहाँ पर जो मतलब दे रखा है कि यू पुट टुगेदर, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो उसका मतलब, यू पुट टुगेदर different aspects of something to form something in a unified whole manner. A unified whole manner, जब आप अलग अलग चीज़ों को उठाकर एक नई चीज़ बना दो, उसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्ट। अब ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे देश में को एग्जिस्ट करती हैं, लाइक अलग अलग कल्चर का होना, अलग अलग एथनिसिटीज़ के लोगों का होना, अलग अलग आइडियोलॉजीज़ का होना। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का अटेम्प्ट क्या होता है, हम किसकी तरफ स्ट्राइव करते हैं, एम करते हैं, एंडेवर करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं कि हम एक ऐसी मंजिल तक पहुंच सकें जहां पर ये जो भिन्न प्रकार के लोग हैं, हमें इनके बीच में हार्मनी भी देखने को मिले, प्लस वेरियस लोग अपनी, मतलब वेरियस कम्युनिटीज, ग्रुप्स जो हैं, जो लोग उनके साथ एसोसिएटेड हैं, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को भी मेंटेन करके रख सके। इसी को तो हम लोग कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कि इन सारी चीज़ों के बीच में, अब देखो भारत की ये वास्तविकता है, इसको इग्नोर नहीं करा जा सकता कि भारत में आज से नहीं, प्राचीन इतिहास से मल्टीपल कल्चर्स, मल्टीपल एथनिसिटीज, मल्टीपल आइडियोलॉजीज समाई हुई हैं, चलती हुई आई हैं। लोग अलग अलग कल्चर, एथनिसिटीज और आइडियोलॉजीज को होल्ड करने वाले भारत के अंदर ही समाये हुए और परमानेंटली यहीं बसे हुए हैं। इस चीज़ को तो इग्नोर नहीं करा जा सकता। अब या तो आराम से रह लो, शांतिपूर्वक रह लो, या एक दूसरे का सर फोड़ कर रह लो। तो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास से ही आज तक हमें हार्मनी देखने को मिली है। अब हार्मनी अगर देखने को मिली है, तो यानी कि यहां पर अलग अलग कल्चर, एथनिसिटीज, रीजन के लोग एक दूसरे के कल्चर, एथनिसिटीज, ट्रेडिशंस, परंपरा को एक्सेप्ट करते हुए आए हैं। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी होती है हार्मनी को लाने के लिए। मैं एक हिंदू होते हुए अगर बड़ा अच्छा लगे अगर मेरे को कि लोग जो हैं ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद मना रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर उनके यहाँ जो भी फूड आइटम्स हैं
वो मुझे खाने को मिलेंगे, उनका पहनावा जो है वो जानने को मिलेगा, नमाज कैसे पढ़ी जाती है ये जानने को मिलेगा। सिमिलरली सिख कम्युनिटी के अंदर, सिख रिलीजन के अंदर अगर कोई फेस्टिवल है, वाहे गुरु का, गुरु नानक का अगर बर्थडे है, तो वहाँ पर क्या रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं, क्या शरबत बट रहा है, या फिर क्या चीज़ें हो रही हैं। मैं अगर इस चीज़ में क्यूरियोसिटी दिखाता हूँ, यानी कि मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया है उन धर्म के लोगों के, उन कम्युनिटी के लोगों के व्यवहार को, उनके रवैये को, उनके पहनावे को, उनके फूड को, कल्चर को, कस्टम को, ट्रेडिशन को मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो हारमनी आ जाएगी जब वो भी मेरे इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। और इसके साथ साथ हमें इंडिविजुअलिटी भी रिटेन करनी है। ठीक है, इंडिविजुअलिटी का मतलब ये होता है कि उनकी खुद की भी तो कोई पहचान है। हर एक जो कम्युनिटी है, सबकी पॉपुलेशन कोई इतनी बड़ी तो है नहीं। ठीक है, सबकी पॉपुलेशन कोई इतनी बड़ी तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो वहाँ पर उधर समाये हुए हैं, या फिर सब जो हैं इक्वल पॉपुलेशन के बेसिस पर जो है वो बटे हुए हैं कि हाँ 6 करोड़ हिंदू हैं, 6 करोड़ मुसलमान हैं, 6 करोड़ सरदार हैं, 6 करोड़ पारसी हैं, 6 करोड़ बुद्धिस्ट हैं, 6 करोड़ जैनाज हैं। ऐसा तो नहीं है। तो इंडिविजुअलिटी का ये होता है मतलब कि अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी भी है, वो भी अपने कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस को रिटेन कर सके। ठीक है, ठीक है। तो इंडिविजुअलिटी को उनकी मेंटेन करके रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। यार ये भी तो चीज़ बड़ी नाइंसाफ़ी वाली चीज़ होगी कि जैसे अक्सर क्या होता है, आप जब ये आगे पढ़ोगे ना, सोसाइटी के लेक्चर्स आप आगे चलोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें समझने लग जाओगे। लेकिन एक मैं थोड़ी सी आपको चीज़ समझाता हूँ। अक्सर ये होता है जब भी कोई चीज़ मेजोरिटी के अंदर होती है ना, तो हमेशा इन्हीं का डंका बजता है, इन्हीं का बोलबाला बजता है। ये है मेजोरिटी। और जो छोटे छोटे माइनॉरिटी वाले जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो इन्हीं के अंदर समा जाते हैं। जैसे मेजॉरिटी का है ये सर्कल, तो माइनॉरिटी लोगों की ज़्यादातर बातें जो हैं वो मानी नहीं जाएंगी, समाज के अंदर सुनी नहीं जाएंगी। तो अगर माइनॉरिटी छोटे छोटे एस्पेक्ट्स के अंदर अगर हमें देखने को मिल भी रहे हैं, जो अलग अलग कलर के मैं सर्कल बना रहा हूं, तो आप ऐसा मान लो ये विभिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है, अक्सर ये देखा गया दुनिया के अंदर, एक टाइम ऐसा आता है कि जब ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो होती है ये अपनी इंडिविजुअलिटी को रिटेन नहीं कर पाती हैं, और जो बड़ी पहचान होती है, बड़ी पहचान किसकी, जो मेजॉरिटी का डंका बजता है, जो चलता है, उसके अंदर ही ये पूरी की पूरी ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं ये अपने कल्चर, परंपरा, रीति रिवाज को खोकर, छोड़कर जो मेजॉरिटी के रीति रिवाज, परंपरा होते हैं सब उनको अपना लेती हैं। तो ये कैसा, मान लो कि खाना बना, उसके अंदर बड़े प्रकार की सब्जियां डाली गई लेकिन बहुत कम मात्रा के अंदर डाली गई। तो जब वो खाना पकाया जा रहा था तो वो जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स थे जो उस खाने के अंदर, मान लो कोई बिरयानी बन रही थी, पुलाव बन रहा था, उसके अंदर जो एक किशमिश थी, लौंग थी, इलायची थी, कोई टमाटर था, कोई धनिया था, वो इस प्रकार से मर्ज हो गया, मिक्स हो गया कि उसकी आइडेंटिटी तो अब सेपरेट करके दिख ही नहीं रही है हमें। एक लार्जर लार्जर आइडेंटिटी किसकी दिख रही है हमें, चावलों की। हर जगह राइस ही राइस बिखरे हुए दिख रहे हैं, उस पुलाव में हमें, उस बिरयानी में हमें। ऐसा बहुत बार होता है। और माइनॉरिटी बहुत बार ना ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखा गया है दुनिया के इतिहास में बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, कि माइनॉरिटी किसी एक डर के कारण भी अपनी इंडिविजुअलिटी को आगे जाकर खो देती है। कि जो मेजॉरिटी है उनके सामने हम नहीं टिक सकते, तो बेटर है कि उनके कल्चर में, उनके रीति रिवाज, परंपरा में, उनके रंग में अपने आप को भंग लो, उनके रंग में भंग जाओ। ठीक है, लेकिन इस चीज को हमने बैलेंस करके रखा हुआ है और हम आज भी बैलेंस करते हैं। कैसे करते हैं,
इसका भी एक आपको एग्जांपल रियलिस्टिक मैं दे देता हूँ। देखो, आपने अक्सर मेरे साथ फाउंडेशन कोर्स के अंदर ये पढ़ा है, मैं आपको बताता रहता हूँ। कभी कभार किसी लैंग्वेज ग्रुप को बोलने वाले जो लोग हैं, जैसे आपको मैंने ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी करवाई थी PMFIS की, आपको मैंने कुछ ट्राइब्स के बारे में बताया था कि जिनके स्पीकर्स बहुत कम रह गए हैं। मतलब वो डबल डिजिट के लोग रह गए, डबल डिजिट इन द सेंस के 1 से लेकर 99 इतने लोग रह गए उनके। या फिर किसी किसी लैंग्वेज के सिर्फ 20 स्पीकर जो है, 25 लोग जो है वही जिंदा है दुनिया के अंदर, मतलब भारत के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो इतने ही रह गए उनको बोलने वाले। अब दे वांट कि आगे चलकर हमारी भी जो स्क्रिप्ट है, जो लैंग्वेज है, जो हमारा कल्चर है, उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, दुनिया से वो लुप्त ना हो जाए, हमारे मरने के बाद उसका नामो निशान मिट ना जाए। तो भारत की सरकार, आपको भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग भारत की सरकार और हमारे संविधान निर्माताओं ने इसके लिए एक संविधान में हमारे एक स्कोप बनाया हुआ है, एक स्पेस दिया हुआ है कि यस, यू हैव द राइट टू रिटेन योर कल्चरल आइडेंटिटी। और इसके लिए आप स्टेट को, स्टेट इन द सेंस नेशन स्टेट, यानी कि सरकार से आप मदद मांग सकते हो कि सरकार इसके लिए प्रयास करेगी और आपकी स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, कल्चर, रीति रिवाज, परंपरा अगर कुछ पैरामीटर्स के अंतर्गत अगर उतरते हैं, भारत की सरकार उस स्क्रिप्ट, उस लैंग्वेज को जरूर से प्रिजर्व करवाएगी, ताकि लोगों के साथ उस लैंग्वेज या उस स्क्रिप्ट का इतिहास ना मिट जाए। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद देखो क्या होता है, दुनिया के अलग अलग कोनों में ना ये देखा गया कि लोग ना थोड़े से मीन होकर चलते हैं, अपना अपना ही सोचते हैं। अब ये चीज उनकी आइडेंटिटी में भी रिफ्लेक्ट होती है। कैसे? इसको हम यहां बनाते हैं, लोगों की आइडेंटिटी में भी रिफ्लेक्ट होती है। जैसे आप बात करोगे, ये मेरा घर है और ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। अलग अलग लोगों की व्यू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। तो कुछ लोग कहेंगे यही मेरे सगे लोग हैं, बाकी पूरी दुनिया गद्दार है। घर परिवार के लोगों के अलावा बाकी दुनियादारी का कोई भी पर्सन काम नहीं आता है, सब जगह धोखा है, सब जगह गद्दारी है। तो यहां पर जो एक पर्सन है वो अपनी फैमिली को, सबसे पहले शुरुआत होती है वैसे फैमिली से नहीं, पहले आता है पर्सन खुद। सबसे पहले एक बंदा हो सकता है कि सबसे पहले तो वो अपने आप को ही मान रहा हो सब कुछ, कि मैं अपने आप में ही खुश हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, घर परिवार भी सब धोखाधड़ी होता है, कोई किसी का सगा नहीं होता। लेकिन सोसाइटी में जो बेसिक लेवल से जो एक रिलेशनशिप शुरू होता है वो होता है फैमिली से। ठीक है, तो पहला स्टेप आया फैमिली। फिर आप जिस एरिया में रह रहे हो, जिस एरिया में आप रह रहे हो, तो वहां पर आप ये मान सकते हो कि हाँ, जो ये गली मोहल्ला है या फिर जहां पर ये नून में मेरे लोग हैं, ये मेरे अपने लोग हैं मुझे मिलाकर, और मैं इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तो यहां पर फिर आपकी आइडेंटिटी हो सकता है कि एक प्रॉपर जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर आपका जो विलेज है, एक जो टाउन है, वो वहां तक सीमित हो। ठीक है, आपकी लोकेलिटी तक वो सीमित हो। तो याद रखना, मैं आपको मतलब बता के रहा हूं, मैं आपको एक ये बता रहा हूं कि इंसान जो एक ये वी फीलिंग लेकर चलता है ना कि मेरे अपने लोग कौन, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेफिनेशन कैसे रहती है। फिर कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि नहीं यार, हमारी एक ना स्टेट लेवल की आइडेंटिटी होती है, एक स्टेट लेवल की आइडेंटिटी होती है जहां पर उनका ये मानना है कि नहीं यार, मैं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पंजाब के लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं केरला के लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरे अपने हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ पर ये वाली एक आइडेंटिटी आ जाती है, स्टेट लेवल की आइडेंटिटी। फिर एक आइडेंटिटी लोगों की आती है, नहीं भाई हम हिंदुस्तानी हैं, जिसको हम कहते हैं नेशनल आइडेंटिटी। मतलब ये अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग बातें करते हैं ना, आपको सारा पर्सपेक्टिव इंडिया के हिसाब से दे रहा हूँ, है ना, कि अपन लोग तो यही बोलेंगे कि अपन हिंदुस्तानी हैं।
तो मैं इंडिया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इंडियन हूँ। फिर आप यहाँ पर नैरो बात नहीं करते हो कि मेरा धर्म ऐसा, मेरा गली मोहल्ला ऐसा, वो करके ये वाली आइडेंटिटी आपकी आ जाती है। फिर एक आइडेंटिटी आ जाती है लोगों की जब उसके अंदर वो बात करते हैं कि नहीं यार, मैं जो है एक कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता हूँ, मैं एशियन हूँ, मैं यूरोपियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। तो यहाँ पर एक कॉन्टिनेंटल आइडेंटिटी आ जाती है कि पर्सन अपने आप को एशियन कह रहा है, यूरोपियन कह रहा है। फिर एक रीजनल आइडेंटिटी आ जाती है कभी कभार। रीजनल आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि पर्सन अपने आप को ये कह रहा है कि हाँ भाई, मैं एशियन तो हूँ लेकिन मैं साउथ एशिया से बिलोंग करता हूँ, मैं साउथ ईस्ट एशियन नहीं हूँ, मैं यहाँ पर साउथ एशिया से बिलोंग करता हूँ। हमारे भारत के अंदर इन सभी प्रकार की आइडेंटिटीज को डिस्कार्ड करा जाता है कि ऐसे नैरो लेवल पर बात नहीं करनी है। तो आप कहोगे सर ये नैरो का है, आप मुझसे सवाल करोगे ना कि सर ये नैरो का है। नैरो तो मुझे ये वाला दिख रहा था एस्पेक्ट कि जब पर्सन अपने अपने आप को मानकर चल रहा था, अपने परिवार को मानकर चल रहा था, अपनी लोकेलिटी या डिस्ट्रिक्ट को। सर जब आइडेंटिटी की बात पर्सन ने, चलो स्टेट तक भी आप मुझे बोल दोगे कि सर चलो स्टेट तक भी हम मान रहे हैं कि चलो नैरो आइडेंटिटी, लेकिन जब पर्सन ने इंडियन अपने आप को बोलना शुरू कर दिया तो सर वो नैरो आइडेंटिटी कैसे हुई? नेशनल आइडेंटिटी को आप नैरो क्यों बोल रहे हो? क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो प्रचलन है, जो बात है, वो और भी महान है। वो क्या है कि हम ना ही एक इंडिविजुअल को ना तो हम उसके रीजन के बेसिस पर उसे देखते हैं, गली मोहल्ले के बेसिस पर उसको देखते हैं, उसके परिवार के बेसिस पर उसको देखते हैं, उसकी नेशनल आइडेंटिटी के बेसिस पर उसको देखते हैं। हम पहली बात तो जो ये है कि एक इंडिविजुअल को कभी भी एक हिंदुस्तानी तो मान के चलते ही नहीं है, या फिर कभी भी एक अमेरिकन को अमेरिकन तो मान के चलते ही नहीं है। हमारा मानना ये है, जो हमारी परंपराओं में भारत के इतिहास से जो चीज़ जुड़ी हुई है वो ये है कि जो पूरी दुनिया है, इट इज़ वन फैमिली, इट इज़ वन फैमिली। हम लोग पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज के कंसेप्ट पर देखते हैं। वैसे ग्लोबल विलेज ना यूएस की हेजीमनी के साथ एक एसोसिएटेड टर्म आती है, तो आप ग्लोबल विलेज लिखना तो अवॉइड ही करना है वैसे, लेकिन आपको फिर भी बता रहा हूँ कि हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानकर चलते हैं। हम ये नहीं देखते कि कौन इंडियन है, कौन अमेरिकन है, कौन अफ्रीकन है, कौन ऑस्ट्रेलियन है, कौन रशियन है। हम पूरी दुनिया को अपना एक खुद एक पूरी दुनिया एक परिवार है जहाँ पर सारे लोग इसके मेंबर, हम ऐसा लेकर चलते हैं। और इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। आपने ये संस्कृत शब्द सुना होगा, राइट? वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा घर परिवार है। द वर्ल्ड इज अ एंटायर वर्ल्ड इज अ सिंगल फैमिली। तो ये एक जेनरस कंसेप्ट है। जेनरस का मतलब होता है काइंड हार्टेड, या जहां पर आप थोड़ा सा ब्रॉड होकर सोचते हो, ठीक है? लिबरल कंसेप्ट है काफी ज्यादा। तो बेस्ड ऑन द जेनरस कंसेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम कि पूरी दुनिया एक परिवार है, इंडियन सोसाइटी जो है इट पोजेसेस अ ग्रेट कल्चरल हेरिटेज। भारत के अंदर हमें एक बहुत ही महान कल्चरल हेरिटेज देखने को मिलता है। अब जब ये कल्चरल हेरिटेज हमारा इवॉल्व हुआ है तो इट हैज़ एकोमोडेटेड एंड इंटीग्रेटेड। हमने यहाँ पर मर्ज करा है, मिक्स करा है प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर आधुनिक भारत के इतिहास तक। बड़ी सारी कमिटीज हमारे इस कल्चरल हेरिटेज परंपरा का, इतिहास का पार्ट बनी है, वो अकोमोडेट हुई है, इंटीग्रेट हुई है। अकोमोडेशन और इंटीग्रेशन बेसिकली ऐसा होता है कि आप यहाँ पर आकर मर्ज हो गए, मर्ज होने के साथ साथ जो लोकल ट्रेडिशन कस्टम्स जो थे उनके ट्रेंड के अंदर भी एक चेंज आ गया, क्योंकि उन्होंने अपना जो 100% फ्लेवर था वो ओरिजिनल रिटेन ना करके, मान लो 50% आपका लिया, 50% का ओरिजिनल खुद था, और इससे टोटली एक नया ही 100% फ्लेवर बन गया, कल्चर का, ट्रेडिशन का, कस्टम्स का, लैंग्वेज का, फूड का, ड्रेसिंग सेंस का, ये सब चीज़ें। तो इट हैज़ अकोमोडेटेड एंड इंटीग्रेटेड मैनी कमिटीज और एंड देयर वेज ऑफ लाइफ। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, रीति रिवाज, परंपरा, खाना पीना, पहनावा, हमने टाइम टू टाइम अडॉप्ट कर रखा है। जैसे आज आप अगर पहचान देख लो, एक ग्लोबलाइजेशन की बात कर लेते हैं, अगर आप आज पहचान देख लो तो एक पर्सन स्मार्ट ही लगेगा अगर उसने एक वेस्टर्न ड्रेस डाली हुई है, जीन प्लस ऊपर डाला हुआ है कुर्ता, ये चीज़।
फूड आइटम की बात अगर आप करो तो अगर कोई पर्सन चिली पोटैटोस खा रहा है और उसके साथ वो एक गिलास पेप्सी पी रहा है, तो ये हो गया आपका चाइनीज कल्चर की पहचान, ये अमेरिकन कल्चर की पहचान पेप्सी। कंज्यूम जो कर रहा है वो इंडियन। तो यहां पर अगेन हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक्सेप्टेंस। अब यहां पर दोस्तों आप अक्सर ना बचपन से लेकर अभी तक ये शब्द सुनते रहते होगे, कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज। तो आज मैं आपको इसका ना जेन्युइन मतलब बताता हूं कि कल्चरल हेरिटेज क्या है, और आज आपको इसकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग में आपको प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, दो चार बातें कल्चरल हेरिटेज के बारे में आप जान जाओ, समझ जाओ। देखो, जब हम बात करते हैं कल्चरल हेरिटेज की, जब हम इस टर्म की बात करते हैं जिसको हम बोल रहे हैं कल्चरल हेरिटेज, तो दो चार एस्पेक्ट इसके साथ एसोसिएटेड। नंबर वन दोस्तों ये है, देखो कल्चरल हेरिटेज ना एक ऐसा हेरिटेज है, एक ऐसी विरासत है, ऐसी परंपरा है, या फिर आप इसको एक प्रकार से जैसे फैमिली लीनेज होती है ना, विरासत परंपरा, ऐसी ये एक कल्चर की विरासत है। अब इस विरासत के अंदर, इस लीनेज के अंदर, इस हेरिटेज के अंदर दो चीजें आती है। एक वो चीज है जिसको आप टच कर सकते हो, एक वो चीज है जिसको आप फील कर सकते हो। जो टच वाले एस्पेक्ट होते हैं आपको भी पता है, उसको हम कहते हैं टेंजिबल हेरिटेज। जैसे कोई आर्ट वर्क हो गया, मॉन्यूमेंट हो गया, कोई टेम्पल हो गया, ठीक है। और एक होता है इनटेंजिबल हेरिटेज। इनटेंजिबल का मतलब ही यही होता है जिसको आप टच ना कर सको। ये कुछ परंपरा, कुछ ट्रेडिशंस, कुछ सीख, कुछ तालीम, कुछ बातें, रीति रिवाज वाली, ये ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो हेरिटेज है, जो लीनेज है, ये एक ग्रुप ऑफ लोगों के साथ कनेक्टेड होती है पास्ट में। ये पास्ट में एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ ये चीजें कनेक्टेड होती हैं जिन्होंने इतिहास में इसको रिस्पेक्ट दी होगी, इस टेंजिबल इंटेंजिबल हेरिटेज को। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सोसाइटी के हैं, उन्होंने इसको इज्जत दी होगी, और ये पास से फॉलो करते 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 ये प्रेजेंट तक आ जाते हैं। ये हेरिटेज जो होती है, टेंजिबल चाहे इनटेंजिबल, ये प्रेजेंट तक आ जाती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि कल्चरल हेरिटेज जो होता है ना, कल्चरल हेरिटेज एक ब्रिज का काम करता है। एक ब्रिज का काम करता है कि कैसे ना कैसे करके पास्ट को फ्यूचर के साथ जोड़ दिया जाए, और जिसमें प्रेजेंट एस्पेक्ट में हम उस चीज को कैसे बोरो कर रहे हैं पास्ट से, और फ्यूचर तक कैसे लेकर जा रहे हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला आपको कि प्रेजेंट एस्पेक्ट में हम उसको कैसे बोरो कर रहे हैं पास्ट से, क्योंकि बहुत बार दोस्तों ऐसा भी होता है, जैसे आप एक एस्पेक्ट को जानो, बहुत बार ऐसा भी होता है कि सभी के सभी जो हेरिटेज होते हैं ना पास्ट जनरेशन के, नॉट ऑल हेरिटेजेस वो दे आर पास्ट। नॉट ऑल हेरिटेजेस आर पास्ट फ्रॉम generations टू generations। कुछ कुछ हेरिटेजेस दोस्तों कभी कभार ड्रॉप भी कर दिए जाते हैं।
ड्रॉप भी कर दिए जाते हैं जब सोसाइटी को ये लगता है कि यहाँ पर जो है ये जो चीज़ें ये पास ऑन वाली नहीं है, या फिर जब वो पास हो भी रही थी तो एक जनरेशन को ये लगा कि नहीं यार, वी शुड ड्रॉप दीज थिंग्स और फ्यूचर तक इनको हमें लेकर नहीं जाना है। तो हेरिटेज जो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट लास्ट बात बस यही करूंगा मैं आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को हेरिटेज बोल रहे हो, कल्चरल हेरिटेज, जब भी आपने किसी चीज़ को बोला, ये नाम दिया कि दिस इज कल्चरल हेरिटेज, तो दोस्तों यहां पर ना इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन उन चीजों का कि पास्ट से बोरो करी हुई लेगेसी प्रेजेंट तक कैसे आई और फ्यूचर तक कैसे जाएगी। ये जो पूरा का पूरा जो सिलसिला है कि पास्ट से क्या चीज़ बोरो हुई, प्रेजेंट तक कैसे, और प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक कैसे जाएगी, बीच में क्या कोई आइटम, कोई ट्रेडिशन, परंपरा, रीति रिवाज कोई ड्रॉप तो नहीं हो गया। अब इसका रियल एग्जांपल देता हूं। अगर आप अर्ली वैदिक पीरियड की टाइम की बात करो तो वहां पर जैसे अग्नि, इंद्र और जो सोम थे, ये पूजनीय गॉड एंड गॉडेसेस थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी रेलेवेंस खो दी इन लेटर वैदिक एज, क्योंकि जहां से वो अडॉप्ट करे गए थे और जब वो जो जमाना होगा, एक प्रेजेंट टाइम तो कोई ना कोई रहा होगा जहां पर लोगों ने इसको ड्रॉप कर दिया कि नहीं यार, फ्यूचर में इसको लेकर नहीं जाना है। फिर उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रोमिनेंट गॉड बना दिया, जो परंपरा आज भी कायम है। एक इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लोगों की परंपरा ही थी क्या? सती प्रथा, सती सिस्टम, तो ये चलते हुए आ रहा था ट्रेंड, ये यहां से चलते हुए आ रहा है, पास से चलते हुए आ रहा है। फिर कोई ना कोई प्रेजेंट जनरेशन रही होगी जिसने सोचा नहीं यार, ये चीज खत्म करनी जरूरी है, ड्रॉप कर दिया। जब ड्रॉप कर दिया तो वे फ्यूचर में आगे जा ही नहीं पाई, यहां पर लग गया फुल स्टॉप, दीवार आ गई यहां पर। तो बहुत बार समाज की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको एक जमाने की प्रेजेंट जनरेशन ड्रॉप कर देती है और फ्यूचर में उसकी लेगेसी जो है वो कायम नहीं होती है। फिर चाहे वो टेंजिबल हेरिटेज की चीज हो, लाइक मॉन्यूमेंट, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई चर्च, कोई गुरुद्वारा, कोई फोर्ट है, कोई किला है, कोई कोई भी चीज़ है, ऐसा कोई तालाब है जिसकी इंपॉर्टेंस रही हो, महत्वता रही हो, और कुछ इंटेंजिबल चीज़ें लाइक कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करनी है, कुछ तंत्र मंत्र है, कुछ विद्या है, वो सारी चीज़ें कभी कभार उनकी लेगेसी कायम रहती है और कभी कभार वो चीज़ ड्रॉप हो जाती है। अब जैसे इतिहास में अगर हम आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को सही मान ले हड़प्पा के अंदर, तो हम जो जनरली पढ़ते हैं और जनरली जो एक्सेप्टेबल फैक्ट है वो यही है कि आर्यंस जो है वही अपने साथ वेदास लेकर आए थे, हाँ या ना? बताओ, हाँ या ना? अब लोगों को इनमें बड़ा ज्यादा ट्रस्ट हुआ, लोगों को ये वेदास की जो नॉलेज थी, जो इनके टेक्स्ट से काफी ज्यादा पावरफुल लगे, और लोगों को ये लगा, उस जमाने की किसी प्रेजेंट जनरेशन को ये लगा नहीं यार, ये चीज तो जनरेशन टू जनरेशन फैलनी ही चाहिए। तो वो आप देखो कि जो पास्ट का एक ट्रेंड था जिसमें हम ये कंफर्म भी नहीं कर सकते कि वेदास कौन लेकर आया, किसने लिखे, वो पास्ट का ट्रेंड आज भी कायम है, 2024 तक आज भी कायम है। बताओ, वेदास आज भी पूजनीय है या फिर आप उनको गाली देते हो? पूजनीय है ना? सती प्रथा आज के टाइम पे पूजनीय है या फिर आप उसको गाली दोगे? गाली दोगे ना, ये चीज है। ऐसे करके ट्रेंड, रीति रिवाज, परंपरा बदल जाते हैं। ये होता है कल्चरल हेरिटेज का रियल मीनिंग।
जो मैंने आज आपको बताया डिटेल में। अब इसकी बात आप कहोगे सर आपने हिस्ट्री में क्यों नहीं बताई? देखो हिस्ट्री में क्या है कि ये सब चीज़ें ना इतनी रेलेवेंस रखती नहीं है। जहाँ पर जो सब्जेक्ट के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो ऑब्वियस ही बात है मैं डिटेल में तो बात उसी के बारे में करूंगा ना। यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको सोसाइटी के एंगल के साथ समझाया कल्चरल हेरिटेज को। अब ऐसा तो नहीं है कि आप कल्चरल हेरिटेज का मतलब ही नहीं जानते थे, आज आपने पहली बार ये टर्म सुना, अरे बाप रे इसका तो ये मतलब होता है, मैं तो पता ही नहीं था। आपको थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन आज मैंने आपको प्रॉपर जिस सब्जेक्ट के अंदर इसकी बात होनी चाहिए थी और कैसे कनेक्ट होना चाहिए था और विद एग्जाम्पल्स, ये मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो हालांकि इस लेक्चर के अंदर हमने 1 घंटा लगाया, कम बात करी है इंट्रोडक्शन के हिसाब से, लेकिन फिर भी देखो मेंस की चीज़ें दोस्तों ऐसी होती है कि मेंस के मटेरियल देखो कुछ ज़्यादा बड़े तो होते नहीं। अगर आप इसको ऊपर देखो, ये 30-32 पेजों की 26 पेजों की पीडीएफ है, लेकिन स्टैटिक नॉलेज आपको इससे इतनी मिलेगी कि जितना आपको कोई और सोर्स दे नहीं सकता। इसलिए इसको आराम से लेकर चलना समझना ज़रूरी है, क्योंकि मेंस का मटेरियल कोई रट्टा मारने वाला नहीं होता। ये तो अगर मैं आपको दूँ ये तो आप आज ही लर्न कर लोगे सारी की सारी हेडिंग्स और वो करके, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन तो ऐसा तो नहीं होता कि डायरेक्ट आएगा। आपको इस स्टैटिक नॉलेज के बेसिस पर अपना आंसर ऑन द स्पॉट 7:30 से 8:30 के बीच में फ्रेम करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि जितनी बातें आपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स ओरिएंटेड वालों में सीखी है, अब उनको मर्ज करके मेंस में लाके कि स्टोरी मेकिंग की फॉर्मेट के अंदर हम एक एनालिसिस और बहुत अच्छे से उसको सारी चीज़ों को मर्ज करके हम डाइवर्सिफाइड अपना आंसर बनाएं। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो भारत की सोसाइटी की, भारत के समाज की पहचान है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।